आज अल्लाह के फजल करम से सुबह में करीब 3-3.5 घंटे का पैदल दौरा हुआ बल्दी हल्के आसिफ नगर में और बल्दी हल्के विजयनगर में, और फर्दन बहुत से हजरात से मुलाकात हुई, बुजुर्गों से मुलाकात हुई। हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने अपनी तकालीफ का इजहार किया और जिन मसाइल की आपने, जिस तकालीफ की आपने निशानदही की, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उन कामों को तकमील किया जाएगा। खास तौर से फिलखाना में जो पानी की किल्लत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एक बड़ी पानी की लाइन मंजूर हुई है। हाईटेक फंक्शन हॉल से बल्दिया वाले रोड कटिंग की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेयर साहब और विरासत साहब बल्दिया से नुमाइंदगी करेंगे ताकि वो काम का आगाज जल्दी हो सके, ताकि फिलखाने के अतराफ अफनाफ के इलाकों में जो पानी की किल्लत है, ये बड़ी लाइन के पड़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक वो तकलीफ दूर होगी। दूसरी बात, फिलखाना में बहुत सी हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने कहा कि यहाँ पर गैस के सिलेंडर नहीं मिले। मैं उन सबके सामने मुताल्लिक़ा रुकने बल्दिया को कहा कि जिसके पास वाइट कार्ड है और जो गैस का सिलेंडर मिल सकता है, इसको फौरन गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए। बोरवेल की पानी की लाइन, जो उसमें लाइन बढ़ाने की बात की गई, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी अनकरीब में शुरू होगा। उसके साथ ही साथ सादात ग्राउंड में और बहुत से ग्राउंड में जहां पर जो मुश्किलात आपने बताई हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि खास तौर से बताया गया कि पुलिस की आउटपोस्ट की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर आउटपोस्ट मंजूर हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो आउटपोस्ट अपना काम शुरू करेगा। वहां पर यह बताया गया कि बाज़ गैर समाजी अनासिर रातों में बैठकर शराब, जुआ या गंदे काम करते हैं। तो हमारे साथ हबीबनगर के इंस्पेक्टर साहब थे, लोगों ने उनके सामने शिकायत की, उन्होंने वादा किया कि पुलिस का राउंड ज्यादा होगा वहां पर, और मैंने उनसे गुजारिश की, मैं कमिश्नर पुलिस से भी नादखरी में मिलकर ये नुमाइंदगी करूंगा कि खास तौर से उस इलाके में CCTV के कैमरास को लगाया जाए, ताकि जब कैमरास लग जाएंगे तो पुलिस को खुद मालूम हो जाएगा कि वो कौन है, वो लोग जो रातों में घरों में लोगों की नींद हराम करते हैं, सुकून और चैन के दुश्मन है। फिर साथ ही साथ फिरोज गांधी नगर के पीछे के इलाके में गए, वहां पर भी जो मसाइल आपने बताए, इंशाअल्लाह ताला उस मसाइल को भी जल्द से जल्द हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। RBI कॉलोनी के भी जिम्मेदार हजरात ने हमसे मुलाकात की। इंशाअल्लाह ताला जो काम के बारे में आपने बताया वो काम जरूर होंगे। साथ ही साथ मुझे जरा अफसोस भी हुआ कि नुमाइंदगी की गई थी कि मस्जिद के सामने मलगियां बनाना है। इंशाअल्लाह ताला बल्दिया के तरफ से जो भी हो सकता बात करके बनाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, कभी अपनी जबान से इस बात का जिक्र मत करिए, और खास तौर से मैं उन लोगों से भी अदबन गुजारिश किया और इखलास के साथ उनसे गुजारिश किया कि कभी अपनी जबान पर अल्फाज मत लाइए कि मस्जिद को आमदनी नहीं। अजीज़ान मिल्लत, मस्जिद को आमदनी नहीं। मस्जिद हमसे क्या मुतालबा करती है? मस्जिद आमदनी का मुतालबा नहीं करती। मस्जिद के ईंट, मस्जिद के दरो दीवार हमसे मुतालबा करते हैं कि आओ और मुझे आबाद करो।
मस्जिद हमसे ये मुतालबा करती है कि तुम इसको हमेशा आबाद रखो। मस्जिद हमसे ये मुतालबा करती है कि देखो ये तुम्हारी जिंदगी का मरकज बनना चाहिए। मस्जिद हमसे ये मुतालबा करती है कि इसको आबाद वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो मस्जिद को आबाद करना ये पहली हमारी जिम्मेदारी है। आमदनी अगर मस्जिद को नहीं है, ये हम कभी अपनी जबान में ना लाए। याद रखो, मैं ये समझता हूं कि हैदराबाद में यकीनन हमारे पास गरीबी है, मसाइल है, कस्म कुर्सी के आलम में जिंदगी गुजारते, मगर अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि कोई मस्जिद पैसों के लिए मोहताज नहीं। जरूर हमसे जो हो सकता बराबर हम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी इलाके में ऐसे अल्लाह वाले लोग होंगे जो खामोशी से खिदमत भी करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए हमारे तरफ से जो होगा इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी कोशिश हम करेंगे। और साथ ही साथ आज सैयदनगर में फसलांसर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एक वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ये दूसरा वाटर प्लांट हल्के असेंबली नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इफ्तिताह किया गया। और इस वाटर प्लांट की खुसूसियत यह है कि 1 रुपया डालने से इसमें 11 लीटर पानी आपको मिनरल वाटर मिलता है। सिर्फ 1 रुपया आप मशीन में डालिए, 11 लीटर पानी मिनरल वाटर आपको मिलता है। इतना साफ पानी आपको मिलता है कि बिस्लरी और किनली का भी पानी इतना साफ नहीं होगा। ये दूसरा प्लांट का इफ्तिताह सैयदनगर फसलांसर में किया गया। इंशाअल्लाह ताला और भी मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही की गई है, उन मुकामात पर भी काम होगा। अल्लाह के फजल और करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रुकन असेंबली और अराकीन बल्दिया और खास तौर से हमारे सदर मोतमदीन और हमारे बेबाक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन की नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली नामपल्ली में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम पाए। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी है। जैसा कि पड़ोस में ड्रेन छोटी है, बरसात में नाले में पानी भर जाता, मैं इसका इकरार कर रहा हूं। ऐसे काम है, यकीनन हम इन कामों को इंशाअल्लाह ताला तकमील करेंगे। और जाहिर है हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन कामों को मुकम्मल किया जाए। तारीखी काम एसी गार्ड के उन वहां पर एक्स सर्विसमैन के लोगों का हुआ, 2-2 जियो हमने इशू कराए। 10,000 रुपये में सबको घर मिल रहा है वहां पर, जो बरसों से 40-45 साल से वहां पर मुकीम थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर 2-2 जियो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर इशू हुए। यहाँ पर पड़ोस में यहाँ पर कॉलोनी में भी काम हाउसिंग बोर्ड का रुका हुआ है। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को भी पूरा किया जा सके। पिछले 3 साल से बराबर नामपल्ली असेंबली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोटर लिस्ट में कामों का शामिल का काम करवा रही है। यह ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से पहले कोई कीड़े निकलते हैं अपने आप को बड़ा हीरो दिखाने के लिए। मजलिस 4-4.5 साल से काम कर रही है वोटर लिस्ट को सही करने के लिए। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज भी कर रही है। अब अज़ीज़ान मिल्लत, जो मेरी तकरीर का दूसरा मौजू है वो सबसे अहम मौजू है, जिसका जिक्र अभी आपने सुना और दूसरे मुक़र्रिरीन की बसीरत और फ़रोज़ तकरीर में भी सुना होगा, किताब में भी सुना होगा। मैं कल रात से बेचैन हूं, और जब से ये पढ़ा आप यकीन नहीं जानते कि कितना बेचैनी से और कितनी तकलीफ से अपना वक्त गुजार रहा हूं। और आज जब मैं फिलखाना के गली कूचों में फिर रहा था, आज जब मैं यहां पर फिरोजगानी नगर के उस ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को देखकर हमारे मां और बहनों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा था, मेरा दिमाग कल से उस जगह पर राग़िब है कि मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं मेरे अल्फाज नहीं है। मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं वो हिंदुस्तान की एक वीकली मैगजीन आउटलुक ने एक आर्टिकल छपा। एक उनकी रिपोर्टर है नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में आउटलुक में एक आर्टिकल छपा जिसमें मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से जो बर्बरियत की दास्तान बयान की गई।
अगर किसी के दिल में, इंसान के सीने में दिल होगा, इंसानियत अगर उसमें बाकी होगी तो यकीनन वो भी तकलीफ में रहेगा। आउटलुक की मैगजीन के आर्टिकल में लिखा, मुजफ्फरनगर में एक इलाका है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिसका नाम लखपौड़ी है। यहां पर 9,500 लोग रहते हैं, जिनमें 1200 मुसलमान। और जब गड़बड़ हुई मुजफ्फरनगर में और फिर जाटों ने अपनी महापंचायत की, मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद जब रोड पर जलसा किया, अफवाहें गश करने लगी कि इसको मार दिया, उनको मार दिए, तो इस रिपोर्टर ने 8 सितंबर के दिन जो वाकया हुआ उसका जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में। अजीजान मिल्लत, नेहा दीक्षित लिखती है कि लखपौड़ी में जो वहां का प्रधान, यानी जिसको हम सरपंच बोलते, जिसका नाम बिल्लू है, बिल्लू प्रधान, जिसका बड़ा घर है, पिछले 5 मर्तबा वो प्रधान बना। जब मुसलमानों को, लखपौड़ी के मुसलमानों को मालूम हुआ कि अफवाहें गश कर रही हैं, अपनी जानें बचाने के लिए इस रिपोर्ट में लिखा कि आबिद साहब थे जो अपने दादा और अपने वालिद और अपने चिचा और अपनी मां के साथ इस प्रधान के घर को गए, क्योंकि प्रधान का घर बड़ा था। ये वहां पर गए करीब 80 लोग कि शायद हमारी जान वहां पर बच जाएगी, बिल्लू हमारा प्रधान है। जब घर को गए तो बिल्लू प्रधान ने उनसे कहा कि चंद लोग यहां पर रुक जाओ, चंद लोग यहां से ये रास्ते से भाग जाओ। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। आप जाकर पढ़िए, जिसके पास इंटरनेट है या जिसके पास रिपोर्ट है उस अखबार की, उस वीकली की, पढ़िए रिपोर्ट को कि आबिद साहब लिखते हैं कि जब हम लोग निकल कर गए, प्रधान के बोलने पर उस रास्ते पर गए तो हमको वहां पर लोगों ने रोक लिया। और आबिद साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने 50 लोगों का कत्ल हुआ, मेरी आंखों के सामने मेरे दादा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरे चिचा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया गया। और ये भी कहते हैं कि जब हमने भागकर, क्योंकि मुजफ्फरनगर का इलाका अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ गन्ने की खेतें हैं, ऊंची ऊंची गन्ने की खेतें होती हैं। आबिद साहब लिखते हैं कि मैं भागकर खेतों में छुपकर पुलिस को फोन किया। यह सुबह 8 बजे का वाकया है, तो 4.5 घंटे के बाद पुलिस आती है, 50 लोग का कत्ल हो जाता। और आबिद साहब बोलते हैं कि दूसरे दिन मेरी मां की बरहाना लाश मिली मुझे, और जिस्म पर जख्म के निशानात थे, बता रहे थे कि मेरी मां की इज्जत लूटी गई। ये आबिद साहब कह रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आबिद साहब अभी गाजियाबाद के कैंप में हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो जाकर गाजियाबाद कैंप में आबिद साहब के बारे में पूछे। फिर उसके बाद लिखते हैं कि शबाना नामी हमारी बहन का जिक्र, ये भी लखपंडी उसी गांव की, ये खाना पका रही थी, कह रही है कि जब हमारे घर पर 20 लोग आए मारने के लिए, मेरा शौहर काम करने वाला लेबरर था, हम लोग भागे, घर के पीछे से निकलकर भागे, तो मैं जब पलट के देखती हूं तो मेरे 3 भैंसों को जला दिया गया, मेरे घर को जला दिया गया, और हमारे 2 बच्चे थे। हम जब भागना शुरू करें तो मेरे 2 बच्चे गायब हो गए। ये कौन कह रही है? ये शबाना कह रही है। वही 8 सितंबर 8 बजे का वाकया। अजीजान मिल्लत, फिर ये हमारी बहन कहती है कि बिल्लू प्रधान के घर में गए पनाह लेने के लिए, तो क्या देखती है कि वहां पर भी मजमा घुसाता है और बिल्लू प्रधान के घर में घुसकर मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम पे हमला हुआ, जब रिपोर्टर ने पूछा शबाना से कि क्या तुम पर हमला हुआ, तो शबाना ने कहा कि मेरे 3 भैंस जला दिए, मेरे घर को जला दिए, मेरे शौहर को मार दिए। जब रिपोर्टर ने बार बार इसरार किया कि बताओ शबाना क्या तुम पर हमला हुआ, 5-10 मिनट लग गए शबाना को अपनी दास्तान सुनाने के लिए। उसने कहा कि हाँ, बिल्लू
प्रधान के घर में मुझे कपड़े उतारे गए, मेरे कपड़े उतारे गए। उसके बाद बारी बारी से लोगों ने मेरी अस्मत रेजी की और फिर मेरे शौहर के टुकड़े किए गए, जिस्म के, मेरे शौहर के जिस्म के टुकड़े किए गए। और फिर शबाना को बरहाना हालात में लात मारकर बिल्लू प्रधान के घर में रोड पर छोड़ दिया गया। और ये हमारी बहन शबाना गन्नों के खेतों में भागती रही दिन भर। तो कहीं रोड पर आए तो कोई मुसलमान साहब ऐसे ही लुटे पीटे लोगों को अपने ट्रैक्टर में लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर दिया कि पहन ले मेरी बहन, पहन ले ये कपड़ा पहन ले। आज शबाना उस कैंप में है, आज उसका शौहर मर चुका, बच्चियों की रेप हो चुका। अब मुझे बताइए आप कि शबाना कहती है कि मेरे 2 बच्चे थे, एक का नाम ताहिर जो 5वीं जमात में और शाहिद जो दूसरी जमात में है। वो कहती है कि 3 महीने से मेरे बच्चे नहीं मिले मुझे, 3 महीने से मुझे अपने बच्चे नहीं मिले। इसी रिपोर्ट में सागरा का जिक्र हुआ। ये 40 साला हमारी बहन, ये हमारे भाई की दूसरी बीवी, क्योंकि उस शख्स को पहली बीवी से बच्चे नहीं हुए, उनके शौहर का नाम अजी मियां, इनके 3 बेटियां 1 बेटा। वही गड़बड़ हुई, प्रधान के घर को भागे कि शायद प्रधान के घर में हमारी जान बचेगी। तो क्या हुआ, साबरा कहती है कि मेरी आंखों के सामने कुड़ाड़ी से मेरे शौहर के गर्दन पर मारकर उसको शहीद कर दिया गया। मेरी सौतन जो मेरी शौहर की पहली बीवी थी उसको मारकर गर्दन से, उसकी जिस्म से गर्दन को अलग कर दिया गया। उसका शौहर कहती है कि ज़ईफ था, टीबी का मरीज था। और जब रिपोर्टर ने साबरा से पूछा कि तुम्हारी 3 बेटियों का क्या हुआ, तुम्हारी 3 बेटियों का क्या हुआ साबरा बताओ, तो साबरा रो रही थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी ये 12 साल की बच्ची सज्जू है, अगर मैं तुमको बताऊंगी तो सज्जू से शादी कौन करेगा, अगर मैं तुमको बताऊंगी कि हकीकत बताऊंगी तो सज्जू से कौन शादी करेगा। 1 घंटे के बाद उसने कहा कि मेरी बड़ी बेटी को बहाना किया गया, 2 बच्चे आए घसीटते लिख गए और दोनों ने उसकी अस्मत रेजी की। मेरी दूसरी बेटी के जिस्म के नाजुक हिस्सों पर डंडे मारे गए और उन जब मारों की वजह से खून बहने लगा और मेरी बच्ची तड़प रही थी, उसको ले जाकर कोने में छोड़ दिए। जो मुस्लिम औरतें थी उनको इन लोगों ने फिर से उनकी इज्जत लूटी वहां पर। और क्या किया इन लोगों ने, इस साबरा को फिर से उसके कपड़े उतारे और उसको नंगा बाहर छोड़ दिया। और साबरा उस मुजफ्फरनगर के उस बालिकौड़ी के जंगलों में भागती हुई गई। बहाना हालात में कहती है कि मैंने पूरी रात भागा, अपनी 12 साल की बच्ची सज्जू को लेकर भागा। बहाना कपड़े, जिस्म पे कपड़े नहीं है, बहाना हालात। हमारी बहन दौड़ रही है गन्ने के खेतों में। और फिर उसके बाद जब वो कांडला पहुंचती है तो वहां के बल्दिया के चेयरमैन रशीद साहब जो अपने ट्रैक्टर में लोगों को लेकर जा रहे थे, वो आकर उसको कम्बल उड़ाकर लेकर जाते हैं। आज साबिरा अपने दोनों बच्चियों की तलाश में, उसका बेटा अपनी बहनों की तलाश में निकल रहा है, बहनें नहीं मिल रही हैं उसको। फिर इसी रिपोर्ट में गंगरू कैंप में शमा का जिक्र किया गया, शमा का जिक्र किया गया कि यहां पर भी इसके 6 बच्चियां थीं। फिर कहती है कि वही प्रधान के घर को गए कि शायद प्रधान हमारी जान बचाएगा। तो ये कहती है, शमा कहती है कि मेरे 3 साल की बच्ची को दोनों हाथों को मोड़ दिए, 3 साल की बच्ची के दोनों हाथों को मोड़ दिए। ये हमारी बहन शमा कह रही है। उसके बाद उसको जमीन पर फेंक दिया गया। बच्ची 3 साल की बच्ची के सामने शमा की इज्जत लूटी गई। वहां पर और 4 औरतें थी, उनकी इज्जत लूटी गई। फिर जब गेट खुली प्रधान के घर की तो ये लोग अपने बच्चियों को लेकर दौड़ते हुए गन्ना के खेतों से निकल गए। और अब हमारी बहन साबरा शमा कहती है कि मैं बरहाना थी, जख्मी थी, रो रही थी। ये गांव के लोग
जो मुझे रोज देखते थे वो देखकर कुछ नहीं किए, मेरी मदद को नहीं आए। ये हमारी बहन उन लोगों की मदद करती थी जब उनके घर में बच्चा पैदा होता तो ये बहन जाकर उनकी दाई का काम करती थी। वो कहती है कि मैं बढ़ाना जा रही थी, नंगी थी, जख्मी थी, आंखों से आंसू बह रहा था, जिस्म से खून बह रहा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। ये आउटलुक में नेहा दीक्षित की रिपोर्ट, महराज की रिपोर्ट है। महराज कहती है 20-22 साल की हमारी बहन, इसकी इज्जत लूटी गई। और ये लोग क्या कर रहे थे, कैसे इज्जत लूट रहे थे? इज्जत लूटने वाले ने कहा कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, नारे तकबीर, मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, ये वो कह रहे थे और इज्जत लूट रहे थे मुजफ्फरनगर में। मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। बताओ ये क्या इंसाफ हो रहा है हमसे कि हमारी इज्जत लूटी जा रही है और ये कहा जा रहा। और हमारी बहन महराज कहती है कि मैं भी प्रधान के घर में गई थी बचने के लिए, तो प्रधान के घर में ये काम हुआ। और क्या किया गया, छाती पर चाकू मारा गया हमारे बहन, ये महराज कह रही है। और फिर ये कहती है कि इसके कपड़े उतारे गए, और जब भाग दौड़ कर रही थी अपने घर से तो उसका 12 साल का बच्चा कहां गया उसको नहीं मालूम। बाद में मालूम हुआ कि घर जला दिया गया, तो 12 साल के बच्चे की जली हुई लाश मिली। और 8 साल की अपनी बच्ची को लेकर ये महराज दौड़ी। सुनो रुबीना क्या कहती है हमारी बहन। रुबीना कहती है कि बॉलीवुड के हिंदी पिक्चरों के गाने चल रहे थे और एक जाट जो है ढोल बजा रहा था और मेरी इज्जत लूट रहे थे। एक जाट ढोल बजा रहा था और मेरी इज्जत लूट रहे थे। और बयान कर रही हमारी बहन कि 2 जालिमों ने उसके हाथ पकड़ लिए और कोई आकर 8-8 लोग उसके जिस्म को कतरते गए। ये मैं नहीं, आउटलुक की मैगजीन कह रही है कि 2 लोग पकड़े, जिस्म को कतरे, और 3 लोगों ने मिलकर बारी बारी से हमारी बहन रुबीना की किस्मत टूटी। बताओ ये इंसाफ है? हमको गाली देते हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्त हैं। और फिर वो समाजवादी पार्टी का लीडर प्रमोद राणा कहता है, वो लोगों से कहता है कि मुसलमान गांव को आते हैं तो आने दो, मगर उनसे कह दो हम तुम्हारा ताउन नहीं कर सकते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुझे आज बोलने दीजिए कि हिंदुस्तान के 100 गांव आराम से ये महराज, ये रुबीना, ये आबद और शबा पुकार कर पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है? क्या ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है? क्या ये तुम्हारा कानून है? ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि हुकूमत तुम्हारे पास, इख्तियार तुम्हारे पास। ये सवाल कर रहे उन तमाम सियासी लीडरों से जो अपने आप को मुसलमानों का बड़ा लीडर समझते हैं, मसीहा समझते हैं। ये सवाल कर रहे उन लोगों से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं कि बताओ ये शबाना महराज, ये समाज से कौन इंसाफ करेगा? ये हमसे नंगा नाच वहां पर किया गया। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह तू तबाह और ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है। और अल्लाह जरूर हमारी इन आहों को, हमारी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। सुन ले मुलायम सिंह, जिन्होंने हमारी इज्जतों से लूटा, तारीख ने उनको मिटा दिया। अब वक्त आया है कि समाजवादी पार्टी का भी इंशाअल्लाह खातिमा होगा। तेरा बेटा अखिलेश, तेरे पास वो जो चमचा आजम खान, अरे आजम खान तेरी मां से अगर कोई करता तो तू क्या करता? आजम खान तेरी बहन से करता तो तू क्या करता? अरे समाजवादी पार्टी में वो जो 45 मुसलमान एमएलए हैं, डूब मरो, डूब मरो। कल मर के तुमको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। कल
तुमको हशर के मैदान में जब ये शबाना मेराज खड़े रहेगी और अल्लाह से कहेगी कि ये हमारे नुमाइंदे थे, इनसे बेहतर तो हिजड़े थे कम से कम जो आवाज उठा सकते थे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मेरे दोस्तों, तालियां मारने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है, सोचने का वक्त है। हमने इनको वोट दिया ना, ये हमारे ठेकेदार, ये हमारे चौधरी, ये हमारे मसीहा कहां गए? मैं शुक्रगुजार हूं कि कांग्रेस के नायब सदर आज गए मुजफ्फरनगर को, जाकर पूछा कि क्यों नहीं जाते। अरे आपको क्या मालूम, आपके पास तो सिक्योरिटी है। सवाल किया कांग्रेस के नायब सदर ने, हम मानते हैं उनकी कि गए, मगर कैसे गांव को वापस जाएंगे, कैसे जाएंगे गांव को वापस जब वहां पर हमको मारा जाता है, घरों को लूट लिया गया, कौन जाएगा? आज भी मुजफ्फरनगर में कांजली में करीब 25,000 मुसलमान, कड़ाके की सर्दी, 4 डिग्री 5 डिग्री सर्दी में बच्चे मर रहे हैं, 45 मासूम बच्चे मर गए सर्दी की वजह से। जब मैं इस फिरोज गांधी नगर के बिल्डिंगों को देख रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये आर्टिकल के जुमले मेरे जहन में गूंज रहे थे कि हम तो आराम से यहां पर हैं, मगर हमारे बहन, हमारे बच्चियां जो है उन कैंपों में रह रही हैं, जिनके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, सर्दी में मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं है, दवाएं नहीं। ऐसा जमीन दखन पर बसने वाले मेरे गयूर भाइयों और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अगर कोई पुलिस वाला तुमसे बदतमीजी करता है तो तुम्हारा पहला काम ये होता है कि फोन मिलाकर मंजलिस के मेले को बोलूं क्या। ये अल्लाह ने ताकत दी तुमको, ये अल्लाह ने तुमको शऊर दिया। बताओ वो लोग बीमार हैं, सोचो तुम भी बाप हो, मैं भी बाप हूं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, क्या अगर हमारी औलाद मरती सर्दी से तो क्या गुजरता? सोचो थोड़ी देर के लिए नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन ये सच्ची बहन होती, ये शबाना, ये महराज, ये तुम्हारी सच्ची बहन होती तो तुम क्या करते? यकीनन हमारा उनका रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा, हमारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। मेरा बयान करने का मकसद यहां पर तुम्हें जज्बात में लाना नहीं है, मेरा बयान करने का मकसद यह है मेरे नौजवानों कि कम से कम तुम अपने सीने में, अपने जिस्म में उसकी तकलीफ को महसूस करो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम उनके लिए दुआ करो। तुम कुछ कर सकते जमहूरी अंदाज में तो आगे बढ़ो, करो, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमने किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई हम एहसान नहीं जता रहे, क्योंकि हमको करना है, इसलिए करना है कि अल्लाह ने हमको इज्जत दी, मुकाम दिया तो कुछ वजह से दी, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस करेगी जरूर, जो हो सकता हमसे करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिशों को देखने वाला। मैं जाऊंगा मुजफ्फरनगर को दोबारा, सितंबर में जाना चाहता था, रोक दिए मुझे 2 मरतबा, और जब ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ बात है कि रोक किस लिए रहे हैं। राजनाथ सिंह को आने की इजाजत, तमाम चमचों को आने की इजाजत, मुनाफिकीन को आने की इजाजत, मगर कोई सही नुमाइंदा आए तो नहीं आ सकता। आज आ गया, जिसका हमें खदशा था कि कितने ऐसे वाकयात हुए होंगे, बताइए आप अजीज दोस्तों। सोचो, ये अगर मैं कहता तो आप बोलते भड़काव कर रहे हैं, ये लाने की बात कर रही है। आउटलुक मैगजीन की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ लीजिए। 20 रुपए की मैगजीन है, खरीद लो नौजवानों, या इंटरनेट पर जाकर आउटलुक वेबसाइट पर पढ़ो। नेहा दीक्षित की रिपोर्ट है। आज भी हमारे मुल्क में ऐसे सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं जो इंसाफ के लिए लड़, हम उनको सलाम करते हैं। हम नेहा दीक्षित का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम हकीकत को बयान तो किया, सच्चाई को बयान किया। अजीज दोस्तों, फिर और एक तीसरी बात जो सबसे अहम बात की है कि हमारे खिलाफ पाबंदी आयद कर दो कि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ पाबंदी आयद कर दो। ठीक है, इख्तियार है आपको हाईकोर्ट जाने का, मगर जाने वाला कौन है? अपने रिट पिटीशन में लिखता है कि मेरा ताल्लुक तेलुगु देशम से है, मेरा ताल्लुक तेलुगु देशम से है। मुझे सवाल यह पैदा होता है कि तेलुगु देशम इस हद तक पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट, हमको पूरा भरोसा हाईकोर्ट पर कि हाईकोर्ट अगर नोटिस देगा तो हमारे वकील हम खड़ा करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि हमसे इंसाफ होगा। मगर रिट पिटीशन डालने वाला खुद एक सियासी जमात का है। वो नायडू जो हमसे टक्कर ले लेके खत्म हो गया, टूट गया, जिसकी साइकिल को हमने तोड़ दिया, जिसके टायर बाकी नहीं है, फारक को उठा के घर में रख दिए निशानी के तौर पर, ट्रॉफी के तौर पर, वो नायडू अब ये नहीं। नायडू ठीक है, आइए मुकाबला करिए, जमहूरी अंदाज में मुकाबला होगा। और मैं जानता हूं उसके पीछे कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 2009 में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। अरे तुम कब तक दूसरों के खंधे पे बंदूक रख के चलाओगे? कभी तो मर्द बनो और आओ मुकाबला करो। तुम कब तक इन लोगों का इस्तेमाल करोगे? मजलिस फिरका परस्त जमात, मजलिस पर पाबंदी आयद करना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। यकीनन हम गरीब मुसलमानों की आवाज है। क्या हम दलितों की आवाज नहीं है? क्या हमने प्रकाश राव को हैदराबाद का मेयर नहीं बनाया? क्या हमने सत्यनारायण को मेयर नहीं बनाया? क्या हमने आलम अली पोचिया को मेयर नहीं बनाया? बताओ किसने बनाया? 1960 का पहला बल्दिया इलेक्शन मरहूम सालारे मिल्लत यहां से कामयाब हुए, 2 दलित जीते थे 1960। हमको बोलना कि नहीं ये फिरका परस्त जमात तो तेलुगु देशम क्या दूध की धुली भी है? अरे चंद्राबाबू नायडू सुन, जब गुजरात चल रहा था, जब हमारी मां और बहनों की इस्मतें लूटी जा रही थी नायडू, जब इशरत जहां का एनकाउंटर से पहले एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, तो क्या नायडू बीजेपी की तायीद नहीं कर रहे थे? क्या नायडू बीजेपी के साथ मिलके सियासी रोमांस नहीं कर रहे थे? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाकर नहीं चल रहे थे? क्या ये अडवाणी से गले नहीं मिल रहे थे? जब खून रंगा गया गुजरात की सरजमीन को मासूम लोगों से, तो नायडू साथ दे रहे थे। और क्या किया? फूड फॉर वर्क में चावल ले लिए और तायीद को जारी रखा। इंसानियत नहीं जागी नायडू में। अजीज आजम का इनकाउंटर कब हुआ? अजीज आजम का इनकाउंटर कब हुआ? नायडू थे चीफ मिनिस्टर, नायडू थे ना। अजीज और आजम को ले जाकर गोली मार दिए। आज भी वो मैं कह रहा हूं बच्चे मासूम हैं, जिंदा थे, ले जाकर गोली मार दिए। एक को करीमनगर में, एक को दिलसुख नगर के पास, उपल के पास। क्या चंद्राबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे तो क्या मरहूम गौस को शहीद नहीं कर दिया गया? क्या मल्लेपल्ली के अवाम को नहीं मालूम कत्ल करने वाले कौन थे? केस को कमजोर बना दिया गया और वो कत्ल करने वाले आजाद घूम रहे हैं। क्या नायडू जो उस चीफ मिनिस्टर नहीं थे? 98 में फसाद हुआ पाम्फलेट का, आलम अली पोचिया पर केस बुक किया गया, कोर्ट ने बरी किया। बताओ किसने पाम्फलेट का बनाया? तुम चीफ मिनिस्टर थे ना। मगर आज कोई जवाब नहीं देते। मजलिस फिरका परस्त 2003 में 6 दिसंबर की रात को फसाद हुआ, तुम चीफ मिनिस्टर थे। बताओ कि कौन जिम्मेदार था? आज तुम दूध के धुले हुए हो गए हो। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर हम जवाब देंगे। और फिर मैं तेलुगु देशम में रहने वाले हमारे भाइयों से अपील करूंगा कि
क्या हो गया है तुम लोगों को? नायडू मोदी के हाथ मिलाकर हेलो हेलो कर रहा है, जिंदाबाद के नारे मार रहा है, कुर्सी के बाजू बैठ गया। तुम क्या तेलुगु देशम को उसके पैरों के पास बैठने के बाद छोड़ोगे? क्या तुम में गीरत नहीं है? क्या तुम में सेकुलरिज्म मर चुका? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी कि तुम सिर्फ आंध्र प्रदेश के इक़्तिदार के लिए तुम उससे हाथ मिला रहे? याद रखो चंद्रबाबू नायडू, तुम बीजेपी से जरूर हाथ मिला लो। इंशाअल्लाह ताला मुझे आंध्र प्रदेश के 6 करोड़ सेकुलर आवाम पर पूरा भरोसा है कि तुझे भी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये बीजेपी तो गई यहां से, तू भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तू भी जाएगा यहां से। हमारे खिलाफ हमको बोलते हैं हम फिरका परस्त। ये पूरी लिस्ट लाया हूं। फिसाद हैदराबाद में कब से कब तक हुए? चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी, ये कांग्रेस वाले तुम भी सुन लो, तुम बचना नहीं। हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जुबली हिल से, हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं राजेंद्र नगर से, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे धोनी से, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे सिकंदराबाद की पार्लियामेंट से, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे हर जगह से इंशाअल्लाह। यही कांग्रेस थी ना, यही कांग्रेस थी। 67 में चप्पल बाजार में पहला फसाद हुआ, उस जुलूस की क़ियादत एक साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। वो मर गए, उनका नाम नहीं लेना चाहता। इंतकाल हो गया। निजामाबाद में 66 में फसाद हुआ। नहीं, बैठना नहीं है, मेरे को सुनना है। बैठिए और सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। नहीं, अगर आप बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं बैठ जाता। सुनिए मेरी बात। 67 में निजामाबाद में फसाद हुआ, बदतरीन फसाद। सालार की नुमाइंदगी पर पवित्रन को एसपी बनाया गया, शंकरन को कलेक्टर बनाया गया। कौन था फसाद के पीछे? हम थे। 78 अप्रैल में सब्जी मंडी में फसाद हुआ। कौन थे कारवान के? मेरे नाम बोलूं? सही कहा वहां बुजुर्ग ने हमारे। अगस्त 78 में फिर से सब्जी मंडी में फसाद हुआ, हम जिम्मेदार। अगस्त 79 में अलविन की फैक्ट्री में मस्जिद है, वहां पर मूर्तियां बिठाई गई। याद है नहीं है? नहीं याद होगा नौजवानों। 5 जनवरी 1980 को लोकसभा की पोलिंग हुई तो फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार? 81 जुलाई को गोलकुंडा में जुलूस निकला, 33 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार इसका? बताओ कौन जिम्मेदार? जनवरी 83 में गुलाम यासीन, तेलुगु के बहुत बड़े शायर, उनका उनकी बीवी का बच्चे का कत्ल हुआ, 3 लोगों का, कौन जिम्मेदार उसका? बताओ मुझे कौन जिम्मेदार है उसका? मैं 81 में अहमद शाही मस्जिद में जगने की रात को मंगलहाट में 11 लोगों को शहीद कर दिया गया था, कौन जिम्मेदार उसका? अगस्त 81 सितंबर में बकरीद में कौलीगुड़ा के पास 2 मियां बीवी जा रहे थे, रोड पर कत्ल कर दिया गया, कौन जिम्मेदार उसका? यही मुल्लापल्ली के अकील और शकील को गोली मार दी गई। किसने गोली मारी थी? अकील और शकील, मासूम बच्चे, सब पे गोलियां मारी बच्चों को। हम जिम्मेदार? 84 में, सितंबर 84 में गणेश का जुलूस निकला, पूरी आबिद से लेके बशीरबाग पे पूरी दुकानों को जला दिया गया, कौन जिम्मेदार? 86 में बल्दिया का इलेक्शन हो रहा था। तेलुगु देशम वालों सुनो, तुमको बीमारी होगी, भूलने की मुझे नहीं है। 86 में हुसैनी आलम में अहमद पाशा कादरी का बल्दिया इलेक्शन
इलेक्शन, मुमताज खां का बल्दिया इलेक्शन, हुसैनी अलम में बम डाले गए, तेलुगु देशम का वो बम्बूला शिवारेड्डी पकड़ा गया, और कौन सा नूटा राजू पकड़ा गया। ये कौन सी पार्टी के थे? बम डाले हुसैनी अलम में। हमारी एक बहन, हमारी मां जख्मी हुई, दवाखाने को लेकर जा रहे थे, कहा नहीं दवाखाने को तो जाऊंगी, पहले वो डाल के जाऊंगी सालार। ये आप बम ब्लास्ट किए। 1990 में, अक्टूबर 90 में अडवाणी की रथ यात्रा निकली, फसाद हुआ, लोग मारे गए, मासूम लोग। कौन किए? कौन जिम्मेदार उसका? आज तो नायडू अडवाणी तुम्हारा बाबा है ना। दिसंबर 90 में चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हैदराबाद में फसाद हुआ बदतरीन। क्या हम भूल गए? तुमने किया। दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद के बाद, शहादत के बाद 30 लोग शहीद हुए। कौन जिम्मेदार? जून 2003 में मरहूम गौस को शहीद किया गया। 2009 में, 2010 में हनुमान जयंती में जुलूस निकाले, 2011-12 में मादन्ना पेट के मंदिर में खुद गोश्त डाले, खुद गाय का गोश्त डाले और बोले मुसलमान करें। जब पकड़े गए तो हवा खुल गई। अरे कमबख्त, तो अपनी मां से इतनी मोहब्बत के तुम ही मारते, तुम ही डालते। और फिर देखे तो बिस्मिल्लाह होटल में रात के 10 बजे पूरे गप खाते रहते। वारे तुम्हारी मां से मोहब्बत तुमको। बड़े निराले बेटे हैं ये पूरी लिस्ट बयान कर दिया आपके सामने। अब बताओ कौन जिम्मेदार इसका? हम फिरका परस्त, हम फिरका परस्त। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हुई, तकरीर अदालत फैसला करेगा, तुम फैसला करोगे? अदालत करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर करेगा। तुम्हारे पुकारने पर, तुम्हारे लड़ने पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे झूठे इल्जाम पर अदालत फैसला नहीं करेगी। मेरे पे कहा कि आपने संगारेड्डी में किया हो, केस चल रहा, बुलाए गए, जा रहे कोर्ट को। नहीं, मजलिस ऐसा थी, रजाकार रजाकार, अरे रजाकार चले गए, कासिम रजवी के साथ रजाकार चले गए। ये मजलिस वो मजलिस नहीं है, ये मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस है, ये मजलिस मोहम्मद गौस की मजलिस है, ये मजलिस मामा गुलाम गौस खां की मजलिस है। क्या तुम जानते नौजवानों, ये वही गुलाम गौस खां साहब जिनको पेट में चाकू मारा गया था, ये वो मजलिस है। ये मजलिस वो है, शेख मोहम्मद अख्तर की मजलिस है। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर के आईन में अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम क्या खिलाफ है हिंदुस्तान के? नहीं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ है, थे और रहेंगे। जिस्म में आखिरी सांस रहेगी तो आरएसएस को हरा कर दुनिया से जाएंगे। हम हैं उन लोगों के खिलाफ, थे और रहेंगे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जब तक जिस्म में जान है हम मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे, और मौका मिलेगा कानूनी तौर पर तो मस्जिद बनाकर दुनिया से जाएंगे। क्या ये गुनाह है? क्या कानून मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता? मगर नहीं, याद रखो, तुम जानते हो कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाने वाला है, कोई हक को बयान करने वाला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम्हारे पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये रईसजादे, ये तो रोड पर निकलना तो छोड़ो, ये बगैर एयर कंडीशन के जिंदा नहीं रह सकते। ये बगैर एयर कंडीशन के जिंदा नहीं रह सकते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये गय्यूरों की आवाज है, ये गरीबों की एक ताकत है, ये गरीबों की एक ताकत है, ये गरीबों की पहचान है। क्या गरीबों की आवाज, उनके हकूक के लड़ना कोई गुनाह है? क्या मजलिस ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कायम नहीं किया? क्या मजलिस ने बैंक कायम नहीं किया? अरे हमारे गौस को शहीद किया गया, हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। जब
चप्पल बाजार का फसाद हुआ, 45 साल पहले तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। अजीज और आजम को एनकाउंटर कर दिया गया तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। हमारे भाई को उठाकर सैफाबाद के सामने गोली मार दी गई मुजाहिद सलीम को तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। 3 बम ब्लास्ट हुए, 80 लोग मारे गए, हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। इतने फसादात हुए, हमारी लड़ाई मुल्क से नहीं, हमारी लड़ाई तुम जैसे जालिमों से है, हमारी लड़ाई तुम जैसे फिरका परस्तों से है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मोदी के चमचे, ये मोदी के पैसों पर बिकने वाले, ये मोदी के दरबार में तवायफों की तरह नाचने वाले, ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनके पास कोई सोच नहीं है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को डराने की कोशिश। देख लिए 2009 में पूरी कोशिश कर लिए, कुछ नहीं निकला। सब कर लिए थे, कहां से लाए थे आइटमों को, कोई नहीं चला। यहां पे 4.5 साल नजर नहीं आए। अब इलेक्शन आ रहा है 5 अप्रैल में, तो अचानक ये तमाम चीजें शुरू हो जाती। इन्हों काम नहीं कराए, वो ऐसा नहीं करे, वो करना था। अरे बाबा, हम क्या कर रहे हैं आवाम को मालूम, और आप क्या कर रहे हैं हम बयान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बहुत सी बातें हैं। अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के खिलाफ साजिश, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कमजोर करने की बातें। और ये कांग्रेस पार्टी, अरे कैसी पार्टी तुम्हारी, वहां पार्लियामेंट में लोकपाल पास करे न करे, लोकपाल पास करे, क्यों करे? वो बेचारे अन्ना उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए तो इनका पेट खराब दिल्ली में। अरे क्या तुम हुकूमत कर रहे, क्या कर रहे? एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठ गया, आपको इजाजत शुरू होगी वहां पर, नहीं हम कानून बना देते। अन्ना बोले अच्छा ये कर दिए ना, अब कल के दिन हिंदुस्तान में एक नजीर बन गई है जिसको अंग्रेजी में बोलते प्रेसिडेंट। अगर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर या रामलीला ग्राउंड पर यही संघ परिवार 4-5 लाख लोगों को लाकर बिठा देगा और बोलेगा कि नहीं अब बड़ा मंदिर बनाएंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म करेंगे, क्या आप सुन लेंगे? कल बोलेंगे हाँ नजीर है ना, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे तो कानून बना दिए। ये नजीर कर पैदा कर दी कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक, वो गेज लेस्बियन के खिलाफ केस आया कि हम जिनसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, जुर्म है, तो पूरे कांग्रेस के लीडर बोले नहीं नहीं गलत है, हम जिनसी जुर्म नहीं है, इजाजत मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं कि नजरसानी करो। अरे कांग्रेसियों मुझे ये तो बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें ये तो बताइए कि 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन का इशू चल रहा, आप जवाब दाखिल नहीं करते। क्या वो लिबर्टी का, मसावात का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 का नहीं है जिक्र, वहां पर आप नहीं बात करते? नहीं, हम जिनसे अलाउ कर दो। अरे मर्द मर्द, औरत औरत मिले तो ये इंसानियत यहां तक आती थी, यहां तक आते थे, आप पैदा होते थे, तो इन्होंने क्या बोले नहीं एड्स बढ़ रहा ना, तो मर्द मर्द औरत औरत का ये जोड़ा कत्ल कर रहे, कत्ल का भी परमिशन दे दो। फिर आप एक और अखबार में लिखिए कि हम जिनसी अलाउ करने से, इजाजत देने से हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाती। अरे वाह, ये मेरे को नहीं मालूम था। हम जिनसी अलाउ करेंगे तो आबादी कम हो जाएंगी। नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह ने इंसानियत को पैदा किया तो एक मकसद के तहत, अल्लाह ने इंसानियत को पैदा किया तो उसकी इबादत करने के लिए, अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा किया। और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, ये गंदगी है, ये गंदगी है।
हम मगरबी तहजीब को मानने को तैयार नहीं। मगरबी तहजीब में कोई तहजीब ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। क्या है इनके पास? क्या हम उनको अपना लेंगे? नहीं। मगरिब से जो अच्छा है अपनाओ, जो तालीम के मैदान में आगे बढ़े अपनाओ, मगर ये तो नहीं अपना सकते ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गांजा लीगल है, तो क्या हम गांजे को लीगल कर लेंगे? क्या खातिरों को छोड़ देंगे? अजीज दोस्तों, फिर ये कांग्रेस पार्टी 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद में नमाज हो गई, पूरे लोग निकल गए। अचानक 2 पट्टे, एक ग्रुप है 6 का, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जोश में लाए, बंडे मारना खुद शुरू कर दिए। हमारे कारपोरेटर मोहम्मद गौस ने और मजलिस कराकीन ने उसको पकड़ा। क्यों, कैसे पकड़ा? उन्हें छक्का दिख रहा था, उन्हें कान में बाली थी उसके, और गले में अल्लाह की लाकिट। जिसके सीने में अल्लाह या फिर जो अल्लाह के जिक्र का खल्क अल्लाह बोल के करता है, वो ये हिजड़ों के कामा नहीं करता। उसको पकड़े, 2 मारे, बोल कहां का है? बोल दिया। नाम क्या बोले थे? 2 थे, भरत और विजय कुमार। अच्छा, महाभारत कर रहे। विजय साहब विजय लेने को आए थे, पकड़े तो पुलिस वाले बोले नहीं करे। अरे आपको कैसा मालूम नहीं करे? मक्का मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा है, निकालो। हमको पकड़ते ना, बच्चों को मारे। तुम्हारे पुलिस के मुखबिर, अल्लाह गारत करे ऐसे मुखबिरों। इनके सिर्फ क्या काम रहता? एसीपी साहब मेरे घर को आए तो ऐसा समझते हैं कि भाई जेल नहीं डालते, 153 नहीं लगाते, जाके नुमाइंदगी किए, उसके बाद पकड़े उसको। अब देखेंगे चार्जशीट कब डालते। अच्छा, हैरत की बात तो यह है कि पुलिस कस्टडी नहीं है। पुलिस कस्टडी लेना था ना, इंट्रोगेशन करना था, थोड़ा चाय पिलाना था, तेल लगाना था, तलवों को लगाना था तेल, पीठ को लगाना था। कोई बोल रहा मुसल कुछना था, कुछ नहीं करते। और हम तकरीर करें तो 10-10 दिन की पुलिस कस्टडी। हम तकरीर करें तो एक ही बात पूछना कि मोदी को क्यों बोले, एक ही बात पूछना कि कांग्रेस को क्यों बोले, क्यों पुलिस कस्टडी नहीं ली? ये हमारा सवाल, इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते। मजलिस का फर्ज है, मजलिस को पाबंदी आयद कर देना। अरे कांग्रेसियों, हम बिदर में हमारे कारपोरेटर, बसवा कल्याण में हमारे कारपोरेटर जलसे का परमिशन डाले तो अकबर पे मेरे पे केस बुक कर दिए। कौन सा हम क्या उड़ के गए वहां पे केस बुक करने? नोटिस बिठा दिए कि आइए, आप कब तक रोकोगे हमको? मैं तो कह रहा हूं, कहूंगा कांग्रेस वालों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुमको खतरा अब टोपियों वालों से है। दिल्ली में एक टोपी आ गई, अब हैदराबाद की टोपी है ये। अब हम जब टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी, तो हमारे दाढ़ियों को, हमारे कुर्ता पैजामे को, हमारे मैले कपड़ों को, हमारे फटे कपड़ों को देखकर अपनी ताकत पर जाम मत करो। याद रखो, हम उन लोगों से हमारी निस्बत है जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जो बोरियों पर जमीन पर बैठते थे, मगर वक्त के बादशाहों ने उनके सामने सर झुका दिया। हमारी उन लोगों से निस्बत, हमारी उन लोगों से निस्बत। अजीज दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश है। अब तेलंगाना का क्या होगा? गाना होगा, बाजा होगा, मेरे को नहीं मालूम, मगर हम कहना चाह रहे, मजलिस का मौक़िफ़ ये है, हैदराबाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
हैदराबाद किसी का नहीं, हैदराबाद सबका है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास कैसा रहेगा? मैं कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, इस हालत में आएगा, तो मैं उसके खिलाफ वोट दूंगा। ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला, गवर्नर साहब क्या करेंगे? कल ही हुकूमत चले गई, वो मोदी आके बैठ गया खुदा ना खास्ता, तो फिर वो एडवाइजर उनका, गवर्नर उनका, हमको परेशान करने की बात। अगर ये बात है तो फिर नलगुंडे का एसपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामजद करना, निजामाबाद का एसपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामजद करना, खम्मम का भी, सब जगह का, इसलिए कि वहां पर भी तो सेकुलर है ना। खाली हैदराबाद हैदराबाद, क्या हैदराबाद गुलाब जामुन है तुम्हारे यहां से? और फिर ज्वाइंट कैपिटल, कॉमन कैपिटल कैसा? क्या बोले? अब फर्ज करिए, आप मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, पुलिस स्टेशन ये है आपका हबीब नगर का, आसिफ नगर का, वहां 2 इंस्पेक्टर तो नहीं बैठ सकते ना, कॉमन पुलिस स्टेशन बोल के दोनों इंस्पेक्टर लड़ लेते, कुर्सी पे नहीं लड़ते, उस पे लड़ते। कॉमन कैपिटल कहते, कहां का कॉमन कैपिटल? हिंदुस्तान में कोई रियासत का दारुल हुकूमत दूसरी रियासत में नहीं, आप कॉमन कैपिटल। अरे तेलंगाना का गाने वालों, हाईकोर्ट तो बनाओ तेलंगाना की, नहीं आंध्रा का, यह हाईकोर्ट आंध्रा की हो जाएगी, तेलंगाना की हाईकोर्ट बाद में बनेगी। अरे अहमकों की दुनिया में बसने वालों, अगर नई हाईकोर्ट बनाना है तो पार्लियामेंट में नया बिल लाना पड़ता, नया बिल लाना कब आएगा नहीं मालूम। ये बदलो इसको। पब्लिक सर्विस कमीशन तेलंगाना का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखेगी ये कैसा है, ये क्या कर रहे हैं। हम पूरा बिल पढ़े, 120 सफात का मुताला किए, ये हमको मंजूर नहीं है। जो तेलंगाना की लड़ाई लड़ रहे, आंखें खोलो। और फिर अगर ये स्पेशल सेशन में नहीं आया तो अल्लाह ही मालिक है इनका। कांग्रेस वालों, जहन नशीन कर लो कि हमको ये मंजूर नहीं है, हमको हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? उर्दू के ताल्लुक से जिक्र नहीं है अजीजान मिल्लत, इसीलिए इन चीजों पर बात करना जरूरी है। और मैं आज के इस जलसे से आप तमाम की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि हल्के मल्लेपल्ली के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब इमाम हाशिम साहब का आज अमेरिका में इंतकाल हुआ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला इमाम हाशिम साहब को इनके मुक़ामात में बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके इस अहम सफर में अल्लाह उनको आसानी पैदा करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को जाइए। शुक्रिया खुदा।